हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें पढ़ना है वर्क डन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आखिर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कितना वर्क डन करती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक रिमाइंड करा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई एक सर्किट है, मान लीजिए कि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई थी और आपको पता है कि ये क्या होता है, वोल्ट। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, बैटरी कितनी वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी अगर एक यूनिट कूलाम चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाएगा, फिर यहाँ रख देगा, फिर यहाँ मिला देगा, कहने का मतलब यहाँ से चला, यहाँ 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 पहुँच गया, तब इसने कितना वर्क डन किया है एक कूलाम चार्ज पर। तो आप कहेंगे इसने वर्क डन किया है 12 जूल का। तो इसका ये मतलब है कि सर्किट में भी वर्क होता है। अगर किसी सर्किट में लगी हुई जो बैटरी है वो जितनी वोल्ट की है, इसका सीधा मतलब होता है कि एक चार्ज को पॉजिटिव से किसी सर्किट के थ्रू होते हुए ले जाने में जितना क्या करना पड़े, वर्क, इसका मतलब वो उसी के वोल्ट के बराबर होता है। अगर जैसे मैं कहूँ कि कोई बैटरी है वो 50 वोल्ट की है, तो इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा, सर्किट से होता हुआ जाएगा और फिर से निगेटिव तक आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर कितना वर्क डन हुआ है, तो आप इसका आंसर देंगे कि इसका वर्क डन हो गया 50 जूल। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सर्किट में भी वर्क डन होता है। तो अब हमें एक बात ये समझ में आती है, और वैसे भी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सर्किट में हमारे फैन लगा है, एसी लगा है, कूलर लगा है। अगर जब हम लोग उसमें सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो हम देखते हैं कि वो जा करके क्या करती है, वर्क करती है, फैन चलाती है या कुछ और भी काम करती है। कहने का मतलब वर्क तो होता है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि आखिर वर्क डन इन ए सर्किट कितना होता है। तो ये बड़ा सिंपल है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें जब हीटिंग इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा तो उसमें काम आएगा। तो ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है, ये फार्मूला आप पहचानते होंगे। क्या ये फार्मूला आप जान रहे हैं? वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता था, वोल्ट इज इक्वल टू W बाई Q। मतलब एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन किया गया, ये क्या होता था, उसका पोटेंशियल। और वही बात मैं यहाँ पर अभी आपको समझा रहा था। तो यहाँ से बताइए W कितना हो गया, तो ये हो गया VQ इज इक्वल टू W। अब वही बात है कि जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ एक 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी ने, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वो 5 कूलाम चार्ज वो ले जाता है। तो 20, अगर वो 20 वोल्ट की है तो ये मतलब पक्का है कि पॉजिटिव से पहले 1 कूलाम निकलेगा, फिर से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब 5 कूलाम चार्ज वो ले गया। तो बताइए कितना वर्क डन किया। तो आप कहेंगे 20 पंचे 100, इसका मतलब 100 जूल वर्क हो गया। तो ये तरीका है कि सर्किट में कितना वर्क डन होता है उसको निकालने का। अच्छा, ये हमारा फार्मूला बन गया वर्क डन इन ए सर्किट। व्हाट विल बी द फार्मूला? W इज इक्वल टू VQ, जहां पर V क्या है, V है पोटेंशियल, और Q क्या है, Q है चार्ज, और W क्या है, W है वर्क डन। और सब लोग जानते हैं कि ये वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल।
जूल वर्क की यूनिट होती है, ये आपको पता है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने समझ लिया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। अब इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। आपको याद आ रहा होगा, आपने कहीं पावर का टर्म सुना होगा। जी हाँ, आपने क्लास 9th में पावर पढ़ रखा है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पावर क्या है। पावर है वही जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। पावर क्या होता था आपको पता है, रेट ऑफ चेंज किसका, वर्क का, इज नोन एज क्या, पावर। रेट ऑफ चेंज आपको मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं, आपको पता है पावर इज इक्वल टू W/T होता था। W यहां पर क्या है, W है यहां वर्क, और T क्या है, T है यहां टाइम। तो यहां P क्या हो गया, P हो गया पावर। अच्छा, ये भी आपने आपको बताया था क्लास 9th में कि P इज इक्वल टू W/T। अगर मान लीजिए किसी के लिए टाइम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कोई जितना, अगर ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, टी बदल नहीं रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज्यादा वर्क होगा, इसका मतलब वो चीज उतनी पावरफुल है। फिर ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर क्या कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन जितना ज्यादा होगा, मतलब वो चीज उतनी पावरफुल होगी। ये बात आपको समझ में आती है। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए वर्क डन को हमने कांस्टेंट, कोई वर्क है उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, मतलब अगर हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, वर्क। तो अब आप इस फार्मूले से देख करके बताइए, अगर हमने वर्क को कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब वो चीज़ उतनी कम पावरफुल है। ये बात आपको समझ में आती, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा इसका मतलब पावर उतनी कम होने वाली है। अरे भाई, ऐसे ही एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप दो इंसान पकड़ करके लाए, ए और बी। अच्छा, दोनों को आपने सेम काम दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो इंसान आप पकड़ करके लाए, आप दोनों को सेम काम दिए, मतलब यहां पर आपने क्या कांस्टेंट कर दिया, वर्क। दोनों को सेम काम दिया, जो काम दिया दोनों को सेम दिया। तुमको भी यही वाला काम करना है, और ऐसे ही ये काम तुम यहां करो, तुम यहां करो। काम ऐसे समझ लो, मान लीजिए आपने इनको भी 10 पेज लिखने को दिया और इनको भी 10 पेज लिखने को दिया। अच्छा, मान लो ए वाले ने बहुत कम टाइम में वो काम पूरा कर गया जो आपने दिया था, तो इसका मतलब ये ज्यादा पावरफुल कहा जाएगा। ये वही बात तो ही कि यहां पर आपने वर्क कांस्टेंट कर दिया सबके लिए, तो इसका मतलब ये टाइम कम ले रहा है। टाइम जब ये कम ले रहा है, जब ये टाइम कम ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर ज्यादा हो गई। फिर से सुनिए, उसी काम को करने में ये टाइम ज्यादा ले रहा है, उसी काम को करने में वो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी पावर कम है। आप कहेंगे हटाओ ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपने क्लास 9th में पावर पढ़ा था, ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन यहां पर है सब कुछ, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है, लेकिन हमें अब यहां पर इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। तो इसका मतलब नहीं कि जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं उसमें पावर का क्या रोल है, वो कैसे पावर क्या होती है, हमें ये जानना है। तो आइए इसको हम जरा ध्यान से देखते हैं। स्टार्टिंग तो यहीं से होगी। तो पावर क्या है,
रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्लास 9th में आपको एक बार मैंने बताया था कि वर्क और एनर्जी को आप ऐसे ही, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप वर्क और एनर्जी को साइमल्टेनियसली एक साथ ऐसे यूज कर सकते हैं। उसका एक टेक्निकल मतलब है, हल्का से डिफरेंस है, ये बात ठीक है। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या डिसिपिएटिंग एनर्जी, या ऐसे आप स्लैश करके डिसिपिएटिंग मतलब खर्च होना, डिसिपिएटिंग एनर्जी इज नोन एज पावर। तो यहां पर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो जो पावर की डिफिनीशन है हम वहां वर्क के रिस्पेक्ट में कर रहे थे जब हम वहां क्लास 9th में पढ़ रहे थे। यहां पर ये वाली डिफिनीशन डिसिपिएटिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी वो डिसिपिएट कर रही है, हम जो है इस टर्म को उससे के मतलब से लेंगे। तो वही बात है, यहां पर हमें पता है पावर इज इक्वल टू W/T। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टी, एनर्जी बाई टी। तो ये हो गया सर्किट में पावर। अच्छा, ये भी आपको पता है कि पावर की यूनिट क्या होती है, आप यहां से कर सकते हो, वर्क की भी यूनिट जूल, एनर्जी की भी यूनिट जूल, टाइम की सेकंड और ये सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हुई, पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, ये भी सही है। और आपको ये भी पता है पावर की यूनिट वाट भी होती है, ये यहां हमें काम आएगा बार बार, ये भी सही, ये भी सही। और लेकिन यानी कि अब हम जान रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वाट से ही ज़्यादा मतलब है। और वैसे भी आपने क्लास 9th में कितनी बिजली का बिल आता था, ये सब आपने क्वेश्चन ठीक से किए हुए हैं। तो वैसे भी पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड या पावर की यूनिट वाट। अच्छा, ये मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा। चलिए, अब इसी के खूब डिफरेंट फार्मूला है, जरा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। यहां देखिए, आपने क्या निकाला, यहां पर आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू W/T। अच्छा, इसी को आप लिख सकते हैं एनर्जी बाई टी, लिख सकते हैं ना, ये पक्का है। W क्या है, वर्क डन या एनर्जी, जो हमारे समझ में आए वही सही, दोनों ठीक। अच्छा, अब हमें ये पता है अब हम धीरे धीरे इसको सर्किट की तरफ ले चल रहे हैं। चलिए, हमें ये पता है क्या, अभी आपने निकाला V इज इक्वल टू W/Q। तो बताइए W इज इक्वल टू क्या, तो VQ इज इक्वल टू W। आपने ये अभी निकाला है, ये मतलब कि सर्किट में कितना वर्क डन होता है वो VQ इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VQ, ये आपको पता हो चले। तो इसका मतलब हमने क्या किया, यहां पर वर्क डन रखा, तो ये कितना हो गया, P इज इक्वल टू W के प्लेस पर क्या रखा, आंसर VQ/T। इसको सबको हम सब कहां ले चल रहे हैं, सर्किट की तरफ। देखो, पहले W/T ये दोनों में काम कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको और रिफाइंड तरीके से इसको लिखा। अब देखो, जैसे लग रहा है कि हाँ सर्किट का कुछ निकाल रहे हैं। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, चार्ज, वो टाइम। इतनी बात आपको समझ में आती है। अच्छा, इसको पहचानो, ये Q/T मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या होता है, करंट। मतलब Q/T को आप क्या बोल सकते हैं, करंट। अच्छा, तो आप यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q/T को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं I। तो आप यहां इसको लिखेंगे I। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, पावर के कितने फार्मूले होते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बार बार हमें काम आएंगे। ये देखिए, पावर का एक फार्मूला, ये P इज इक्वल टू W/T,
या P इज इक्वल टू E बाई टी, ठीक है, या P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी, ये भी फार्मूला। अच्छा, या P इज इक्वल टू वी आई, एकदम सही। फिर से सुनिए, और भी हम P का फार्मूला यहां निकाल रहे हैं। क्या, यहां देखिए P इज इक्वल टू वी आई। अब आपको ओम्स लॉ पता है, हाँ ओम्स लॉ पता है। चलो यहां कुछ खेल करते हैं। क्या ओम्स लॉ आपको क्या पता है? तो आंसर ये हुआ, आपको यहां ओम्स लॉ पता है। आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये आप जानते हैं। और ये आप हमेशा याद रखिए बहुत ध्यान से। मैंने आपको ये बता रखा है कि रेजिस्टेंस हमेशा उस अप्लायंस की प्रॉपर्टी होती है, जब एक बार वो अप्लायंस बन रहा होता है तभी रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर वो वेरी नहीं करता, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस बदलेंगे, सॉरी डिवाइस बदलेंगे तो समझ लिए तभी रेजिस्टेंस बदलेगा, अदरवाइज वही रहेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं इसको सुनिए। अभी आपको क्या लग रहा होगा फार्मूले से, आप क्या सोच रहे होंगे कि जैसे अभी मैंने वहां पर कांस्टेंट करके जब मैं आपको सिखा रहा था तो ये आप गलती से यहां भी लगा देंगे। क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए मैं आई को कांस्टेंट मान लेता हूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो R बढ़ जाएगा। नहीं, यहीं आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। ये आप यहां नहीं मान सकते हैं, वहां हो सकता था। यही तो बात है कि आपको यही चीज यहां पर ध्यान रखनी है बार बार, यानी कि ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये पक्का है कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना, अगर किसी का वोल्टेज बढ़ गया तो मतलब करंट बढ़ जाती। देखा होगा आपने, वोल्टेज बढ़ा तो करंट आपकी बढ़ जाएगी। जब आप घर में बैठे रहते हैं तो आपको दिखता है कि लाइट तेज हो गई, तो इसका मतलब कि करंट बढ़ गई। V इज इक्वल टू आई आर, ये कांस्टेंट है। अच्छा उल्टा सोचो, रेजिस्टेंस जो अपने मन का है, वो उसकी अपनी खास की प्रॉपर्टी है, वो वही रहेगा जब तक कि वो डिवाइस रहेगी। अच्छा मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस ही बदल दिया, कोई अब हाई पावर का रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई हाई पावर का क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस, तब हाँ वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। उसके मतलब पहले वाले के कंपेयर में जो रेजिस्टेंस था और ये वाले के कंपेयर में। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, आप इस बात को बार बार ध्यान से अच्छे से जानते रहिए, किसी भी सर्किट में जो स्पेशली रेजिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहीं इस गलती से आप ये बढ़ा तो ये बढ़ा ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा। सिर्फ आप दो में रिलेशन बता सकते हैं, इसको आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। इसी को आप कह सकते हैं करंट बढ़ी V बढ़ा, करंट कम हुई V कम हुआ, V बढ़ा करंट बढ़ गई, करंट बढ़ी B बढ़ गया, यही आप बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अच्छा अब फिर से वही बात है, मैं एक और फार्मूला निकालने की कोशिश कर रहा था। अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ V है, तो इसका ये मतलब हुआ P इज इक्वल टू V के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, V के प्लेस पर हम आई आर भी तो लिख सकते हैं इसके प्लेस पर। तो V के प्लेस पर जब हम आई आर लिखेंगे तो ये हमने लिख दिया आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई। तो बताइए P का फार्मूला क्या हुआ, ये हो गया आई स्क्वायर आर। ये देखिए पावर का एक और फार्मूला आ गया। अच्छा फिर से देखिए, अब फिर आप इसी को देखिए, एक बार आपने V की वैल्यू रखी थी, ठीक है, अब आपका मन कह रहा है कि काश हम इस I की वैल्यू भी रख देते हैं। चलो रखते हैं, कहाँ से, यहाँ से। I यहीं रहने दो, इसका मतलब इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया V अपान R इज इक्वल टू आई, मतलब I इज इक्वल टू V अपान R। यहाँ देखिए फिर से इधर, अब की बार V वैसे रहने देते हैं, यहाँ पर I के प्लेस पर क्या रख देते हैं, तो आंसर है V अपान I। तो ये हो गया फिर से P इज इक्वल टू V इंटू I के प्लेस पर V अपान R।
V अपान R। तो यहाँ P इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपान R, V स्क्वायर अपान R। तो आप ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके कई फार्मूले आप निकाल सकते हैं। इसकी आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये सब बातें आने लगेंगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कि पावर के कितने फार्मूले निकले। देखिए, पावर का एक फार्मूला ये, पावर का दूसरा फार्मूला ये, पावर का ये तीसरा फार्मूला, पावर का ये चौथा फार्मूला, पावर का ये पांचवा फार्मूला, पावर का ये छठा फार्मूला। तो इसको आप एक थोड़ा सीक्वेंस से लिख लेंगे तो ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। बस केवल आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ थोड़ा आपको गलती नहीं करनी है। जैसे मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ आपको दिला रहा था, यहाँ देखिए, जैसे पावर के इस फार्मूले में देखिए रेजिस्टेंस है, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ ये कांस्टेंट है, कभी गलती से करिएगा भी नहीं। आप ये मत कहिएगा कि पावर बढ़ी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, नहीं भाई। जो सर्किट है, सर्किट जब पहले बन रही थी तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, अब आप फालतू काम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कह सकते हैं कि पावर बढ़ी तो इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मतलब बढ़ा होगा, ये पक्का है। फिर से अगर मैं कहूं कि वोल्टेज बढ़ा तो इसका मतलब पावर बढ़ी होगी, ये कह सकते हैं। ये मत जाइएगा उल्टा। चलिए, यहां पर रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा यहां पर आपको अटेंशन रखना है। मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूं जिससे बाद में आप कंफ्यूज मत होइए। फिर से यहां देखिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहां पर भी R है। अब ये मत करिएगा कि पावर बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, नहीं। आप डायरेक्ट रिलेशन इससे करेंगे, इसको छोड़ दो, ये कांस्टेंट है। पावर बढ़ी मतलब करंट बढ़ा होगा। फिर से सुनिए, मान लीजिए मैं कहूं करंट बढ़ी तो क्या बढ़ा होगा, आप कहेंगे कि पावर बढ़ गई। अच्छा, तो ऐसे ही जहां पर स्पेशली रेजिस्टेंस है वहां आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। अच्छा, अब थोड़ा सा और जो क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है उसको मैं यहां, इस बात को मैं आपको यहां पर एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर आपको वास्तव में नहीं याद आ रहा है कि जो मैं क्लास 9th में पढ़ाया था, तो मैं क्लास 9th का भी वीडियो लेक्चर सीक्वेंस से बना रहा हूं, जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी नहीं है, जब हम वहां पढ़ाते पढ़ाते पहुंचेंगे तब वहां पर हमें मिलेगा। अच्छा, लेकिन आपने क्लास 9th में इसको पढ़ रखा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर है वाट। अच्छा, आप एक काम और करते थे, ये आपको पता है, वो मैं जस्ट ऐसे रिवाइज करा रहा हूं। जैसे अगर पावर की यूनिट होती है वाट, और आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास बल्ब है, अगर मान लीजिए वो 60 वाट का है, तो इसका मतलब आप ध्यान से सुनिए, 60 वाट का बल्ब है, डिफिनीशन से आप जाएंगे क्या, पावर इज इक्वल टू W/T, मतलब पावर इसकी कितनी है, आंसर है 60 वाट। अच्छा, वर्क बाई टी, अगर इसका आंसर 60 आया है तो इसका मतलब ये 60 जूल वर्क किया है, मतलब 1 सेकंड में। इस बात को ध्यान से सुनना, क्या कि अगर किसी भी बल्ब का पावर 60 वाट है तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी खर्च करेगा। फिर से सुनिए, मैं कहूं अगर किसी का 100 वाट है, ये मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं, 100 वाट है तो इसका मतलब कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा। अगर मैं कहूं 500 वाट है तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो 500 जूल एनर्जी खर्च करेगा, ये पक्का है, 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में कितना, तो 500 गुणे 2, 3 सेकंड में कितना, 500 गुणे 3, 10 सेकंड में कितना, 500 गुणे 10। बात आप समझ पा रहे होंगे।
मैं जो ये बोल रहा हूं इसका ये मतलब हुआ, यहां पर इसको देखिए, पावर इज इक्वल टू W बाई टी, तो ये कितना हो गया, P इंटू टी इज इक्वल टू क्या, W। अरे भाई अगर आपको वो पावर पता है और वो कितने टाइम तक चला है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना जूल एनर्जी खर्च हुई, क्या ये नहीं पता चला, पता चल गया। ये आपको समझ में आता है। अच्छा, ये आएगा बोर्ड में, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं 1 या 2 नंबर के, आपको अपना पूरा दिमाग ओपन रखना है। फिर से सुनिए, अब आपको पता है कॉमर्शियल में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। यूनिट, यूनिट क्या होता है, याद करिए, जब 1000 वाट की डिवाइस, एक यूनिट होता है किलो वाट आवर, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, किलो क्या है 1000 वाट आवर। हम क्या बोलते थे, कैसे पता चलता था कि 1 यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो हम कहते थे अगर कोई 1000 वाट की डिवाइस है, ठीक है, कितने की, 1000 वाट की, अगर वो 1 घंटे तक लगातार चलेगी तो कितनी बिजली खर्च हो जाएगी, आंसर है 1 यूनिट। ये आपने विधिवत अच्छे तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से लगाया है। 1 यूनिट इक्वल टू किलो वाट आवर, मतलब 1000 की डिवाइस जब 1 घंटे तक चलेगी तो हम बोलेंगे कि वो 1 यूनिट हो गई। अच्छा, अब यहां भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, कितनी नहीं, तो जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है उसका यूज़ यहाँ पर आपको करना है। तो जब हम वहाँ पर जब ढेर सारे क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे तो आपको वो चीज़ ध्यान में आ जाएगी। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना होता है। अच्छा, अब ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, 1 यूनिट एनर्जी खर्च हुई मतलब 1000 वाट आवर। आप इसको जूल में भी निकाले थे, लेकिन फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, यहां पर ये कितना हो गया, 1000 इंटू वाट आवर। वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जूल पर सेकंड। अच्छा, यहां पर ये क्या है, ये है आपका 1 आवर, तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करिए तो आंसर हो गया 3600 सेकंड। तो यहां हम लोग क्या करते थे, सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट गया, तो इसका मतलब ये कितना आया, इसका मतलब ये आया 1 यूनिट में कितना जूल हुआ, तो आप कहेंगे 1 यूनिट में 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जूल 1 यूनिट में। ये भी काम आएगा, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जस्ट मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, आगे चलिए, अब हमें आगे पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको एक बात समझनी है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो होती रहती है तो वो कई प्रभाव छोड़ती है, कई इफेक्ट छोड़ती है। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं कहूं, अगर यहां पर ये कोई ऐसे ही वायर है, किसी सर्किट का अगर वायर है, अगर इसमें क्या फ्लो हो रहा है करंट, तो वो कुछ इफेक्ट छोड़ती है। तो हमें क्लास 10th में उसके 2 इफेक्ट पढ़ने हैं। करंट अगर किसी वायर में, ये एक वायर है, इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसमें एक और इफेक्ट आएगा, ये वायर इसको हीट कर सकता है।
हीट कर सकता है, गर्म कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जाने से, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाने से ये हीट हो गया, तो इसका मतलब ये इसका हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब फिर ध्यान से सुनना, अगर किसी करंट में अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो एक हीट का इफेक्ट दिखता है। अच्छा, दूसरा, उसमें मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी दिखती है। अगर किसी कंडक्टर में, इसके बाद जस्ट आगे आने वाला चैप्टर है तो हम लोग वहां पर ठीक से पढ़ेंगे, लेकिन आप इस बात को थोड़ा सा यहां ओवरव्यू ले लीजिए। अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है या होने लगती है, तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब जब उस वायर में करंट फ्लो करेगी तो वो मैग्नेट तरीके बिहेव करेगा, इसका मतलब वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। और कभी कभी उसमें हीट जनरेट होती है, कभी कभी क्या, मैक्सिमम ही, तो इसका मतलब वो उसका हीटिंग इफेक्ट है। फिर से सुनिए, अगर जब हम लोग अपना फैन बहुत देर तक 8-10 घंटे तक चलाए रखते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कोई वर्क करके दे रही है जो घूम रहा है। एक तो उसने वर्क किया, लेकिन उसने और क्या किया, तो इसका आंसर ये है कि आप जब उसको 10 घंटे तक चला करके रखेंगे तो आप अगर उसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हीट भी हो गई है। इसका मतलब वो हीट क्यों हुई है, क्योंकि उसमें लगातार करंट का फ्लो हो रहा था। तो करंट का एक और इफेक्ट है जिसका आंसर है हीटिंग इफेक्ट। करंट के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं जो हमें यहाँ पढ़ने हैं। एक तो किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगी तो वो उसको हीट कर सकता है। फिर से सुनिए, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तब वो मैग्नेट सरीखे बिहेवियर करता है, तो इसका मतलब वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है जो हमें जस्ट इसके बाद स्टार्ट करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? अरे भाई हीट, वैसे बताइए हीट क्या है? हीट है एनर्जी। हीट क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, चलिए अब यहां हम लोग शुरू करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? P पावर इज इक्वल टू W/T। एकदम सही बात है। या इसी को हम बोलेंगे एनर्जी बाई T। एकदम सही बात है। या हम इसे बोलेंगे H/T, H फॉर हीट। वर्क बाई टी, उसको आप ऐसे एनर्जी बाई टी, मतलब टी मतलब टाइम, या H/T मतलब हीट बाई टाइम, क्योंकि हीट भी तो एक एनर्जी है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, क्या? P इज इक्वल टू H/T। अच्छा, अब हमें ये जनरेट दिखाना है कितना हीट जनरेट हो रही है। तो हमने पहले इसको इससे लिंक किया, तो डायरेक्ट मैंने इसको इससे लिंक किया, तो हमें एक बात समझ में आई, P इज इक्वल टू H/T। यही उठाते हैं, यहां ले आओ, P इज इक्वल टू H/T। ठीक है, H क्या है? हीट, मतलब वही हीट एनर्जी अपॉन टाइम। एक काम कर सकते हैं, इसको यहीं पर छोड़ो, इसको यहां ले चलो, तो ये हो गया PT इज इक्वल टू H। एकदम सही बात है। अच्छा, अब आपको पावर का फार्मूला पता है। पावर का फार्मूला होता है, आपने ढेर सारे पावर के फार्मूले पढ़े हैं, तो पावर का उसी में एक फार्मूला है P इज इक्वल टू VI। अभी भी आपको पढ़ाया था, आप ना हो तो पेज पलट करके देख लीजिए। P इज इक्वल टू VI, तो P के प्लेस पर क्या हो गया? VIT इज इक्वल टू H। अच्छा, एकदम सही। मतलब एक तो कितना हीट जनरेट होगी, एक फार्मूला इसका ये हो गया हीट का, और एक तो ये हो गया। अच्छा, हम कुछ इसमें और काम करना चाह रहे हैं। हम इसमें और काम क्या करना चाह रहे हैं? यहां पर हमें पता है, क्या पता है? हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, तो V के प्लेस पर हम IR रख दें तो काम चलेगा। चलिए, V के प्लेस पर क्या रखते हैं? IR। तो V के प्लेस पर रखा तो ये क्या हो गया? IR। अब ये क्या है? I, ये क्या है? T, ये क्या है? H। तो I क्या हो गया? I स्क्वायर
ये क्या R, ये क्या T इज इक्वल टू H। एक फार्मूला ये बना आपका, और यहीं से हम अपनी डिफिनीशन निकालेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ये चीज, ये आपने इसको लिख लिया होगा। तो हीट के कई फार्मूले हैं, कितना हीट जनरेट होगी आप देख सकते हैं। जैसे 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, आप और भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका मन करे तो आप यहाँ से R हटा दीजिए, कर सकते हैं, करिएगा। और जितने भी पॉसिबल्स हैं आपके दिमाग में वो बराबर याद रहें तो अच्छा है। चलिए अब हम यहाँ शुरू करते हैं I² RT। तो हमें एक बात यहाँ समझ में आई, कितना हीट किसी भी वायर में क्या फ्लो हो रहा है करंट, तो वहाँ हीट जनरेट होती है। एकदम सही बात। कोई भी डिवाइस गर्म हो जाती है, काफ़ी देर तक हम लोग चलाते हैं, तो कितना हीट निकली, तो आप कहेंगे H इज इक्वल टू I² RT। यहां देखिए I क्या है, I है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, और T क्या है, T है टाइम, H क्या है, H है हीट। तो एक बात हमें समझ में आई। अब ये फार्मूला आप ऐसे पकड़ेंगे और यहीं से आप डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, कहेंगे जो हीट होती है ना, पहला हीट किस पर डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। मतलब किसी वायर में हम जितनी करंट देंगे, किसी वायर में जितनी करंट देंगे, कब, ये बात आपको बार बार बताई जाती है। जब आप इसको देख रहे हैं तो दोनों को आप क्या रखिए, कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट रखिए। जब ये कांस्टेंट है, ना टाइम बदल रहा है ना आर बदल रहा है, तो आप जितनी ज़्यादा क्या देंगे करंट, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा हीट बनती चली जाएगी। अच्छा फिर से सुनिए, अब यहां पर भी अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं आर बदल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं कि आर बदल रहा हूं तो आप ये समझिएगा मैं डिवाइस बदल रहा हूं। मतलब मैं कहा यहां पर R1 रखा या 2 रखा या 3 रखा, इसका मतलब कि मैं डिवाइस बदला, जो 1 था 2 कर दिया, 2 वाली बदल करके जिसका रेजिस्टेंस 3 था मैं उसको कर दिया। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि मैं R को बदल रहा हूं, रेजिस्टेंस को बदलूंगा, जितना ज़्यादा मैं रेजिस्टेंस बदलता चला जाऊंगा, मतलब अब मैं केवल डिवाइस की बात कर रहा हूं, बस रेजिस्टेंस जितना मैं ज़्यादा बदलता चला जाऊंगा, इसका मतलब कि उसमें हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होती चली जाएगी। यहाँ पर हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ये है कि R और T कांस्टेंट रहेगा उस समय, मतलब टाइम। अच्छा फिर से, अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये यहां पर I और T अब कांस्टेंट रहेगा। फिर से हीट डिपेंड करती है T पर, मतलब टाइम, T फॉर टाइम, तो यहां पर I और R ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसको ऐसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब हीटिंग किस पर डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे वो 3 पार्ट है, करंट और टाइम और रेजिस्टेंस। मतलब जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी किसी डिवाइस में, बल्कि ये दोनों कांस्टेंट रखे रहेंगे, तो इसका मतलब हीट उतनी ज़्यादा बनने की संभावना है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये दोनों मैंने कांस्टेंट रखा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला डिवाइस बदलते चले जाएंगे तो हीट उतनी ज़्यादा बनने की संभावना है। तीसरा टाइम, कोई करंट उसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए जितनी देर तक फ्लो करेगी, जितनी देर तक फ्लो करेगी, ज़्यादा टाइम तक फ्लो करेगी, तब भी यहाँ पर हीट होने की संभावना है। अरे भाई जब आपका फ़ैन 10 घंटे 20 घंटे
15 घंटे लगातार चलता रहता है तो आपको ये पता है कि वो लगातार हीट, मतलब जितना आप टाइम भी देंगे, टाइम आप ज़्यादा देंगे तो हीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हीट 3 तरीके से डिपेंड करती है। जब एक तरीके से डिपेंड कर रही हो तो आप कहेंगे 2 को आप कांस्टेंट मान करके चलिए। पहले हीट करंट पर तो वो दोनों कांस्टेंट, हीट रेजिस्टेंस पर तो वो दोनों कांस्टेंट, हीट इस पर तो ये दोनों कांस्टेंट। तो ये एक रिलेशन है। इसी रिलेशन को बोलते हैं जूल्स इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इस रिलेशन को जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ने क्या बताया, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, वो कांस्टेंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कांस्टेंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये कांस्टेंट। कुल मिलाकर के इसको सबको कंबाइन करके ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट लिखा गया। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आज हम इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक आध छोटे मोटे टॉपिक और बचे हुए हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म करके हम आपको अब न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, इंटेक्स, एक्सरसाइज। और इस बार आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पलर की बुक भी लगानी है। जितने क्वेश्चंस आप बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर होगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 10th में जो साइंस है अब रटी रटाया पेपर नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं आएगा कि रेजिस्टेंस की डिफिनीशन लिख दो, ऐसा कभी नहीं आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में वो लिख दो, ऐसा कभी नहीं आएगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख दो। मतलब ये आने की, अगर आएगा भी तो बहुत संभावना इसकी कम है। हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना होना, आपको इसको समझना पड़ेगा। और इसके बेसिस पर कोई अगर ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप वो कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तब आप उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आपको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाइए उतना ही अच्छा है। थैंक यू। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अब थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है तो इसको भी हम पूरा कर देंगे। तब तक आप खुश रहिए, अच्छे रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये हमारे लिए एक अच्छा काम करेगा, मन करेगा कि और वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। अगर हम लोग 1000 सब्सक्रिप्शन तक पहुंच जाते हैं, अभी तक जहां तक आपने पहुंचाया है हमें, अभी आधा जोर और लगाना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 1000 पहुंच जाते हैं तो हम लोग लाइव भी मिल सकते हैं। तो बस इतना ही हमें कहना है। आप आराम से मन लगा करके पढ़िए ज़रूर। थैंक यू।